तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी जहां पे एक तरफ आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने का तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किस तरीके के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा उसके चयन प्रक्रिया को भी तेज किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए 57 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है और इसी टेंडर को जीतने के लिए अब फ्रांस के डैसॉल एविएशन के द्वारा निर्माण किया हुआ राफेल एम और बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच में एक तरीके का घमासान लड़ाई हो रहा है। राफेल एयरक्राफ्ट ने जहां पे हाल ही में ही सोरवेस फैसिलिटीज से अपने ट्रायल को सक्सेस करके इस दौर में एक तरीके से बढ़ोतरी हासिल कर चुका है, तो वहीं पे कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बाद शायद नेवी के द्वारा राफेल को ही अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में चुना जाए। पर दोस्तों साथ ही साथ बड़ा सवाल ये है कि राफेल इंडियन नेवी के लिए एक बेहतरीन चॉइस होगा कि नहीं। क्या राफेल इंडियन एयरक्राफ्ट के ऊपर उड़ान भरने वाले सबसे बेस्ट फाइटर बन सकेगा? और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अब इंडियन नेवी की तरफ से काफी एग्रेसिव तरीके से अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का खोजबीन किया जा रहा है और इस प्रयास में भारत के द्वारा एयरक्राफ्टों का टेस्ट भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 दिनों से गोवा में स्थित आईएनएस हंसा में बनाए हुए सोरवेस फैसिलिटी से इंडियन नेवी के इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैसॉल एविएशन के द्वारा निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वर्जन मतलब राफेल एम का टेस्ट किया जा रहा था। इस सोरवेस फैसिलिटी में एक 283 मीटर लंबे मॉकअप स्की जंप रैंप भी है, जिस तरीके का रैंप भारत के दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर है और इस वजह से ऐसे सोरवेस फैसिलिटी में एयरक्राफ्टों को परखना सबसे बेहतरीन है। तो दोस्तों कुछ क्लोज सोर्सेज की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा निर्माण किया हुआ यह राफेल एम एयरक्राफ्ट सोरवेस फैसिलिटीज में जब टेस्ट किया गया तो अपने प्रदर्शन में परफेक्ट रहा, मतलब एक तरीके से ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा और उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ इन फाइटर एयरक्राफ्टों का दूसरा कस्टमर होगा। दोस्तों बेसिकली इंडियन नेवी अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए 57 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है और फ्रांस की तरफ से भी इस टेंडर को हासिल करने के लिए काफी जोर लगाया जा रहा है। पर फ्रांस के राफेल एम का सामना है अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 से। बेसिकली अमेरिकी कंपनी भी फ्रांस के जैसे ही इस टेंडर को हासिल करने के लिए जोर लगा रहा है और कई सारे बेहतरीन ऑफर के साथ इंडियन नेवी के सामने इन एयरक्राफ्टों का भी प्रस्ताव रखा गया है। दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि फ्रांस के राफेल एम एयरक्राफ्टों के टेस्ट के बाद अब इंडियन नेवी के द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के भी टेस्ट सोरवेस फैसिलिटी में किया जा सकता है और संभावित ये टेस्ट मार्च महीने में हो। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद इसका सबसे पहला डिप्लॉयमेंट अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब 44,000 टन के आईएनएस विक्रांत के ऊपर होगा, जो फिलहाल अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में सी ट्रायल में है और संभावित इसका कमीशन इसी साल के अगस्त महीने में हो। इवन दोस्तों इस टेस्ट के बाद फ्रांस के एम्बेसडर की तरफ से भी फरवरी 1 के दिन एक बयान देते हुए बताया गया था कि ये जो टेस्ट किया जा रहा है ये असल में इस बात को जांचने के लिए है कि फ्रांस के द्वारा निर्माण किया हुआ राफेल एम एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के स्की जंप से ऑपरेट हो सके और एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ भी कर सके। और इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे टेस्ट से पहले फ्रांस के द्वारा एयरक्राफ्टों में माइनर तब्दीली भी किया गया है ताकि ये स्की जंप को एडॉप्ट कर सके। दोस्तों इसका आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया में जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल हो रहा है वो स्की जंप से लैस है, जबकि फ्रांस और अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर असल में ऐसे स्की जंप से लैस नहीं है बल्कि पूरा फ्लैट होता है, जिसके ऊपर एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ कराने की मदद के लिए कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल होता है। पर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा और अमेरिका के द्वारा अपने कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को देख के ही किया गया था, मतलब इन एयरक्राफ्टों के पास स्की जंप से नहीं बल्कि कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों से टेक ऑफ करने का क्षमता है। पर इसे एक स्की जंप से ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्टों में तब्दील करने के लिए कुछ माइनर चेंजेस का आवश्यकता था, जिसके संपूर्ण होने के बाद ही फ्रांस के द्वारा भारत में एयरक्राफ्टों को लाके टेस्ट किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का दावा यह है कि अमेरिका ने ऑलरेडी ऐसे चेंजेस को करके अपने एयरक्राफ्टों को अपने ही देश में निर्मित स्की जंप फैसिलिटीज से टेस्ट कर चुका है। तो राफेल एम असल में डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल सीटेड कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो बेसिकली फ्रांस के नेवी के लिए ही बनाया गया था और ये फिलहाल दुनिया में एकमात्र फ्रांस के नेवी के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल फ्रांस के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल के ऊपर हो रहा है और फ्रेंच नेवी में इसका कमीशन साल 2002 में हुआ था। राफेल एम एयरक्राफ्ट असल में राफेल सी एयरक्राफ्टों की तुलना में करीबन 500 kg अधिक भारी है, जबकि अगर एयरक्राफ्टों के एक्सटीरियर को देखा जाए तो कोई भी खाली आंखों से देख के इसे अलग अलग नहीं बता सकता, पर एयरक्राफ्टों में काफी कुछ अलग है और राफेल एम एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के वर्जन से काफी डिफरेंट भी है। दूसरी तरफ मार्च महीने में राफेल एम एयरक्राफ्टों का सामना करने के लिए भारत में FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के नेवल वर्जन आने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में इसका भी टेस्ट शुरू होगा और अमेरिका की तरफ से
से बताया जा रहा है कि असल में ये जो टेस्ट है ये साल 2020 में नेवी के एयर स्टेशन पेटेक्सन रिवर में आयोजित किया गया टेस्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और अमेरिका का ये भी दावा है कि अमेरिका लगभग हर एक तरीके का टेस्ट कर चुका है और अपने एयरक्राफ्टों को परख चुका है और भारत में किए जाने वाले टेस्ट खाली एक सेरेमोनियल टेस्ट जैसा ही होगा। अमेरिका का ये भी दावा है कि अमेरिका ने आईएनएस विक्रांत के ऊपर अपने एयरक्राफ्टों को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए कई तरीके के तब्दीली किया है और भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए एयरक्राफ्टों में तब्दीली किया गया है। जबकि डैसॉल एविएशन की तरफ से भी लगभग इसी तरीके का दावा किया जाता है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्ट ही इंडिया के लिए मॉडिफाई किया गया है और दोनों कंपनी ये टेंडर को जीतने से पहले ही कर चुका है। दोस्तों बेसिकली नेवी को एक ऐसा एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है जो खाली कन्वेंशनल हथियार नहीं बल्कि परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सके और एयर टू ग्राउंड हथियारों के साथ साथ प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी कर सके। और बताया जा रहा है कि साल 2017 में भारत के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था जिसमें करीबन 57 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा गया था, शायद भारत इनिशियली उतना एयरक्राफ्टों को ना खरीद के 26 एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़े, जो एक इनिशियल बैच का परचेस हो सकता है और भविष्य में इसे बढ़ा के और कुछ एयरक्राफ्टों को भी एडिशनली खरीदा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत द्वारा MiG-29 के एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया जा चुका है और ये MiG-29 के एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब रशिया से खरीदा हुआ मॉडिफाइड कीप क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अब दोस्तों यही पे ही सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये जो 57 एयरक्राफ्टों को खरीदे जाना है उसका इस्तेमाल भी आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर होगा। पर अगर फिलहाल के प्लान को देखा जाए तो 2034 में MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इंडिजिनियसली डेवलप किए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होगा। पर अगर प्रोग्राम में डिले होता है तो 57 एयरक्राफ्टों में से कुछ एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल का संभावनाएं भी हो सकता है। पर क्या अमेरिका की तरफ से अपने बनाए हुए एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर करने का अनुमति दिया जाएगा? जबकि दूसरी तरफ क्वेश्चन इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या रशिया की तरफ से अपने बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अमेरिकी एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का अनुमति दिया जाएगा? जबकि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भारत ऐसे हथियारों को चाहता है जिसके द्वारा परमाणु हथियारों को भी दागा जा सके। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका भारत को ऐसा कोई फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है? जबकि राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी फ्रांस की तरफ से भारत को जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को दिया गया है वो परमाणु हथियारों को दागने में समर्थ है। मतलब राफेल के सामने ये चुनौती शायद ना हो। जबकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट होने की वजह से नेवी के द्वारा भी राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने की संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि इससे एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग फैसिलिटी निर्माण करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एयरफोर्स के फैसिलिटीज में ही नेवी के एयरक्राफ्टों को मेंटेन किया जा सकेगा। जबकि इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अगस्त महीने में इंडियन नेवी के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया जाएगा तो उस दरमियान एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा? फिलहाल रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी कुछ MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ ही आईएनएस विक्रांत को कमीशन करना चाहता है, लेकिन उसके सामने लीज लिए हुए राफेल एयरक्राफ्टों का भी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस के गवर्नमेंट 4 से 5 राफेल एम एयरक्राफ्टों को साल 2022 में ही लीज में प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। और दोस्तों इन्हीं कुछ कंडीशनों को देखते हुए राफेल एम का ही संभावना सबसे अधिक लग रहा है। जबकि FA-18 सुपर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के शोरवेस फैसिलिटी से टेस्ट होने के बाद इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है उसका और पक्का जानकारी मिलना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।